बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको पिछले 10 साल के मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूं। आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले 10 साल यानी 2013 से लेकर 2023 तक जो भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग यहां पर लगाएंगे। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि क्लास 12 फिजिक्स का ऑलरेडी मैं पूरा पीवाईक्यू आपका करा चुका हूं। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसके एंड स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ेगा, जहां क्लिक करके आप क्लास 12 के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी लगेगी, इजी भी लगेगी और नीट में 150 प्लस आप स्कोर भी कर पाएंगे। ये जो पीवाईक्यू सीरीज है साथ में, इसमें भी वही तड़का लगा हुआ है, मतलब आसान भाषा का और डिटेल्ड भी, यानी सरल भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी सब आएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नीट 2024 के लिए 10 साल के पीवाईक्यूज हैं। थर्मोडायनेमिक्स आज का चैप्टर होने वाला है और आपके लिए मैंने क्लास 11 12 का पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया है विद ऑल टॉपिक वाइज। देखिए यहां पर सभी टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि मान लीजिए आप कोई रिवीजन कर रहे हैं और किसी टॉपिक में दिक्कत है, मान लीजिए कैपेसिटर में आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, कैपेसिटर में आपको लगता है आप निकाल नहीं पाते जल्दी से, तो आप ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आइए और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जाकर इस वाले प्ले बटन को क्लिक कर दीजिए, तो आपका तुरंत ही ये वीडियो चालू हो जाएगा और आप सीख पाएंगे। यानी सिलेबस में कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और झट से वो वीडियो देखकर अपने को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी नीट में सिलेक्शन के लिए। साथ में मैंने क्या किया है, देखिए यहां पर पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिए हैं। ये यहां पर पूरा कंप्लीट मिलेगा, थोड़ी पुरानी फोटो है। यहां पर जो भी टॉपिक आपको, जो भी चैप्टर का पीवाईक्यू देखना है, उस बटन को आप क्लिक कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, आपने प्ले बटन को क्लिक किया तो ये पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के ओपन हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिना पीवाईक्यू लगाए तो आप जाएंगे नहीं, और जो जाएगा वो खतरा मोल लेगा। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी इसको पूरा आपकी नीट को पूरा करती है। ये देखिए क्लास नीट क्लास 12, नीट क्लास 11, और मैंने अंत में नीट के सिलेबस भी लगा दिया है जो अब नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं, लेने का मतलब इसको आप देख सकते हैं। आप इस पर पहुंचेंगे कैसे? बहुत ही आसान तरीके से आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए। होम पेज ये देखिए, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल, और इसके होम पेज पे ये देखिए एक लिंक लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ 3 ओपन होंगे। ऑल वीडियो लाइब्रेरी को क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर, जहां पर जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ बच्चों को चाहिए होते हैं पीडीएफ तो उनके लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। आपको और सपोर्ट करने के लिए बेटा अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक को क्लिक करके आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और वहां पर देखिए स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां देखेंगे तो कई कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे। उन नीट के कोर्सेज को लेकर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी क्वेश्चन लगाना करता हूं मैं शुरू बेटा। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये जो क्वेश्चन है 2022 का, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, घुमा फिरा के आता रहता है। तो इसको हम डिटेल में समझ लेंगे जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे बिल्डअप हो तो हम उसको कर पाएं। लिखा है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस आपको दिख रहे हैं। द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर। इनिशियल स्टेट यहां पर फिगर में शो करी गई है। दोज प्रोसेसेस फॉर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, ये 4 प्रोसेस के लिए कर्व है। कौन सा कर्व किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है वो हम सीखेंगे, लेकिन इस सवाल में पूछा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस किस वाले कर्व से दिखाई पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं समझना इसको कि आखिर ये चारों जो कर्व्स हैं वो हमको क्या बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये हो रहा है वॉल्यूम का एक्सपेंशन। तो इस समय जहां पर देखिए ये है, यहां पर प्रेशर सेम 1 पे देखिए, ये 1 पे देखिए तो वॉल्यूम सेम है, ये देख रहे हैं ना, वॉल्यूम सेम है। तो जो वॉल्यूम सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो पहले नंबर वाला जो प्रोसेस है
जिसमें वॉल्यूम सेम है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है, जो कि होता है कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से, कांस्टेंट V। तो पहला वाला प्रोसेस हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो नंबर 4 है यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए बन गया आइसोबारिक। आप जानते हैं आइसोबारिक जो प्रोसेस होते हैं उनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। तो पहला और चौथा बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है। अब ये तीसरे और दूसरे की बात हमें करनी होगी। तो एक आपको फंडा पता होगा कि जो स्लोप होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो होता है माइनस गामा पी अपॉन वी, और एक स्लोप होता है आइसोथर्मल का, इसकी वैल्यू होती है माइनस पी बाई वी। तो स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा होता है, स्लोप एडियाबैटिक का लिख दीजिए, ज्यादा स्टीपर कर्व मिलेगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किसका स्लोप यहां ज्यादा है? जिसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा आप देखेंगे जो ज्यादा स्टीप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा ज्यादा, उसे आप बोलेंगे एडियाबैटिक, और जो स्टीप कम होगा वो आइसोथर्मल। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टीप है, फर्स्ट वाला ज्यादा लेटा हुआ है। ये देखिए सेकंड वाला, तो सेकंड वाला यहां पर क्या बन गया, जगह उधर नहीं है, ये कम ज्यादा स्टीप है, तो ये बन गया एडियाबैटिक। और नंबर 3 बन गया आइसोथर्मल। इसको स्टीपनेस की मतलब समझते हैं ना। अगर मैं यहां पर ये एक पॉइंट यहां पे एक V मानकर ऐसे पॉइंट ड्रॉ करूं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं ऐसे और ऐसे, यहां तो पॉइंट कुछ एक जैसे लगने लगे हैं, तो मैं इसको बड़ा सा डायग्राम करने की कोशिश करूंगा, जिससे फर्क यहीं पे चलो करता हूं। ये काफी, मान लीजिए ये पॉइंट आप ले लीजिए इसके अकॉर्डिंग ऐसे, तो यहां पर टेंजेंट खींचेंगे और यहां पर टेंजेंट खींचेंगे, तो ये ज्यादा खड़ी टेंजेंट दिख रही है और ये ज्यादा लेटी हुई टेंजेंट दिख रही है। ये जो जितनी खड़ी हो जाएगी उसका स्लोप उतना ज्यादा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टीप इसी को। तो ये स्टीपनेस का मतलब है खड़ापन ज्यादा। तो अगर आप देखेंगे तो इस जो एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल ऐसी जा रही है, यहां पर आप देख, अगर ये आइसोथर्मल बन रहा है तो आइसोथर्मल पता लगा ऐसा जा रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये इस तरह का स्टीपनेस बहुत कम मिलेगी आपको। ये डायग्राम थोड़ा सा सही कर देता हूं, ऐसे मान लो जा रहा है, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे जाएगी। और आपकी बात करें नीचे नंबर 2 जो एडियाबैटिक है वो ऐसे नीचे करते हुए जाएगा, तो यहां पर बनाएंगे तो ये ज्यादा इससे स्टीप हो जाएगा, तो ये ज्यादा खड़ा होगा, ये ज्यादा कम स्टीप होगा। इसलिए यहां पर नंबर 2 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये 2 वाला एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक हमेशा एक्सपेंशन के तौर पर, आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें हमेशा स्लोप आपको ज्यादा मिलेगा आइसोथर्मल से। तो एक्सपेंशन में आप देखेंगे एडियाबैटिक वाला नीचे हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा आइसोथर्मल इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, और कंप्रेशन में उल्टा चला जाएगा, अभी हम देखेंगे ले देके। तो स्लोप समझ पाए होंगे, मैं ज्यादा इसमें फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आप पकड़ पाएं। ये स्लोप देखिए, ये ऐसे देख लीजिए और ये स्लोप और कम देख लीजिए, ऐसे फर्क कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये 2020 का क्वेश्चन रहा। यहां लिखा है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ दिस वन एंड टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी डेंसिटी बतानी है, आर हमको दे रखा है। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है PV = nRT, इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, डेंसिटी की फॉर्म में। अगर आपने याद कर रखा है तो और शानदार बात, याद कर लेना चाहिए। n होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसे लिख देते हैं n अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए, m है जो मास दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PV = m अपॉन कैपिटल M/RT। इस m को इधर ले आते हैं और v को हम इधर ले आते हैं, इस m को हम इधर ले आते हैं और ये v नीचे चला गया RT। m/v क्या होता है, डेंसिटी RT, जैसा आप मान पाए। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, PM/RT।
तो इस फॉर्मूले को आप याद भी कर लें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है, जितनी चीज़ थोड़ी सी याद रहे उतना तेजी आपकी बन जाएगी। तो डेंसिटी निकालना है तो PM/RT निकालेंगे आप। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू रख के। तो प्रेशर, ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर का मतलब 249 इंटू 10⁻3, ये है ना 249 किलो पास्कल। और M हो गया उसका कहाँ गया, मोलर जो मास है M, यहाँ पर M की वैल्यू यहाँ दिख नहीं रही कि 2 कहाँ गई भाई, हाइड्रोजन गैस है। तो ये लिखा है एक सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 10⁻³ जो मॉलिक्यूलर मास हो गया, 2 मिलीग्राम टाइप का डाल दिया यहाँ पर 10⁻³ करते हुए। और इधर हो गया R की वैल्यू 8.3 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया 273 प्लस 27, 273 प्लस 27, तो इसका मतलब 300 केल्विन। तो ये यहाँ पर वैल्यू आपने रखी 300। बात समझ में आपको उम्मीद है आई होगी। तो ये M क्या है, M हमने रखा है जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है, यानी H2 लिखते हो तो 2 हो गया, और उसको हमने SI सिस्टम में चेंज कर दिया है तो 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर रख दिया है। अब इसी को आप कैलकुलेट जब करोगे तो 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या रही, दिस वैल्यू इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से बेटा। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 सिलेंडर A and B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक। ये देखिए एक 2 सिलेंडर हैं, एक जैसे तो क्या बना पाऊंगा मैं, लेकिन लगभग एक जैसे बनाने की, ऐसे मान लीजिए कनेक्टेड है, और ये दूसरा सिलेंडर है इसी जैसा समझ लें, ऐसे कनेक्टर, एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे, ये सिलेंडर A और ये सिलेंडर B, ऐसे मान लीजिए सिस्टम है यहाँ पर। एक कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे आइडियल गैस भरी हुई है STP पर। B इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, B खाली है, ये समय एम्प्टी है समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ये कीवर्ड है यहां पर, ये टोटल सिस्टम क्या है, थर्मली इंसुलेटेड, मतलब ना कोई हीट बाहर जा सकती है ना कोई हीट अंदर आ सकती है, थर्मल इंसुलेशन का ये मतलब है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, इस स्टॉप कॉक को आपने सडनली ओपन कर दिया तो गैस A से B की तरफ जाएगी। पूछ रहा है ये प्रोसेस कौन सा होगा, तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर डेल्टा Q की वैल्यू 0 होती है, यानी जो हीट है ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, लेकिन ना अंदर आ रही ना बाहर जा रही है, यानी हीट में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, यानी जो गैस यहाँ एक्सपैंड करेगी एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन बेटा। अब यहां पर देखिए लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। अब ये फिर बहुत आसान सवाल है, वो एक प्रोसेस देखना है जो हीट जिसमें ना एब्जॉर्ब हो ना रिलीज हो, यानी डेल्टा Q की वैल्यू 0 रहे। डेल्टा Q की वैल्यू किसमें 0 रहती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा इसका C। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 2019 का, आराम से आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों करेंगे 2018 का क्वेश्चन, 2018 का। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे। लिखा है सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए यहां पर पानी पड़ा हुआ है कुछ, और उसका इन्होंने मास दे रखा है कितना,
0.1 ग्राम, और इसका टेम्परेचर भी दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल प्रेशर दिया है P, ये P की वैल्यू दे रखी है, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं इसको। रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप स्टीम जब बना देते हैं तो इसको जो एनर्जी आपको देना पड़ता है वो 54 कैलोरी है, वो देंगे तो स्टीम बन जाता है 100 डिग्री का। और वॉल्यूम जो है इसका V फाइनल ये है 167.1 cc, ये वॉल्यूम है, और टेम्परेचर तो भी इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम है तो है ही। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, इस समय जो ये कहानी हुई है उससे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है ये हमको पता करना है। तो देखिए यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। आप हीट दे रहे हैं कितनी, 54 कैलोरी, और यहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो आप बातों को पकड़ लेंगे। P यहां प्रेशर सेम रखा है, P इंटू डेल्टा V, ये हो गया आपका वर्क डन। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अधिक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, यही तो हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम हमको पता है, इनिशियल वॉल्यूम देखें कितना होता है। इनिशियल वॉल्यूम में देखिए जो डेंसिटी होती है CGS सिस्टम में वाटर की वो 1 होती है, तो CGS सिस्टम में जो रो ले लेंगे वो डेंसिटी समझ लीजिए 1 है, तो इसी का ये जो मास है 0.1 ग्राम, ये कितने वॉल्यूम के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 cc के बराबर, क्योंकि डेंसिटी SI सिस्टम CGS सिस्टम में 1 होती है। तो D इज इक्वल टू m बाई V करेंगे तो V की वैल्यू m बाई D, और D 1 है तो m बराबर V न्यूमेरिकली। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 0.1 ग्राम 1 cc के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करते हैं। दूसरी एक और यूनिट 1 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर होता है SI सिस्टम के लिए। ये है cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को आप चेंज करते हो तो ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब निकल आवेगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए, तो ये सवाल आसानी से बन पाएगा। चलिए शुरू करते हैं यहां पर वैल्यू को फीड करना। ये डेल्टा Q है जो कि कैलोरी में है, हम जूल में लेंगे, तो 54 इंटू 4.18, ये आप जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल भी लिखते हैं, वो भी रख दीजिए, अप्रोक्सीमेशन में काफ़ी दूर दूर आंसर है, मैच कर जाएगा। और डेल्टा U हमको निकालना है, P हमको देखना है कितना है, इतना P दे रखा है, यानी 1.013 इंटू 10 की पावर 5, V फाइनल हो गया 167.1 माइनस ये 0.1 आएगा, 1 ग्राम बराबर 1 cc हो जाता है इसका, तो 0.1 ग्राम बराबर 0.1 cc हो जाएगा। तो यहां पर 0.1 हो जाएगा, क्योंकि हम मीटर क्यूब में रखेंगे वॉल्यूम को, तो ये 10 की पावर, ये सेंटीमीटर क्यूब में तो 10 की पावर 6 से दोनों में मल्टीप्लिकेशन यानी कॉमन लेके बाहर कर दिया हमने। समझ पा रहे हो ना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखना है, ये रिजल्ट सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मैंने करके यहां लिखा है बड़े सुंदर तरीके से। अब आप आगे लेके जावें थोड़ा सा डेल्टा U की तरफ, तो मैं डेल्टा U लिख रहा हूं यहां। अब 54 इंटू 4.18 कर लीजिए, करीब करीब ये 225.72 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहां पर माइनस कर देते, इसको हम मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए 1 ले रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप 1 भी ले लोगे तो भी, क्योंकि आंसर दूर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 5, और ये यहां पर इंटू लिखा हुआ है, प्लस नहीं है, दिस इज इंटू, और ये 0.1 हटाया तो 167
इंटू 10 की पावर -6। देखिए जल्दी करने के लिए, और जल्दी करना हो तो 0.72 को और हटा दो आप, क्योंकि ये आंसर दूर हैं, आराम से मैचिंग हो पाएगी। खैर मैं लिखे रहने देता हूँ अभी। 225.72, 10 की पावर 5 ने इसको खा गया तो -1 बचा, 16.7 आ गया। अब इसको 225.72 में से 16.7 घटाओगे तो करीब करीब 209.02 आपको इंटरनल एनर्जी यानी जूल में आंसर मिलेगा। ये किसके पास है आपको दिखाई पड़ गया होगा, 208 के पास है। तो इसका आंसर क्या है, बी। बात समझ में आपको आ गई होगी। और अप्रोक्सीमेशन करना है तो आप 225 ही मान लो, इसको 17 मान लो, इसी के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आंसर बहुत दूर है। तो जबरदस्ती टाइम वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, आपको स्मार्टली गेम प्ले कर लेना चाहिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी शार्प हो जाएंगे। तो यहां पूरा मामला आप समझ पाए होंगे। 2-3 की पॉइंट्स थे जो आपको आने जरूरी थे, जिससे सवाल आप लगा पाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल पाए। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है लेकिन। द वॉल्यूम V ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। ये सीधा जा रहा है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाती है, तो ये क्या बन जाता है, आइसोबारिक प्रोसेस। अभी मैं समझा भी दूंगा। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस the ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B। ठीक, ये देखिए स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, आप जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है। और अगर यहां पर आप P को कांस्टेंट कर दें, मतलब क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, P कांस्टेंट होने का मतलब, तो यहां पर P कांस्टेंट हो जाएगा तो V और T वेरी करेगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन इसका मतलब है मिल रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग विथ ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये मैंने समझाया कि इस ग्राफ से, वैसे तो ग्राफ आप याद करके रखे होंगे, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। ये समझाने का उद्देश्य क्या था कि आपको मैं बता सकूं कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है और ये गैस है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपकी जो Cp की वैल्यू होती है वो 5/2R होती है, ये भी आपको पता होएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो dq हो जाएगा, जो हीट आप देवेंगे, वो NCpdT होता है। आपको पूरी जानकारी होगी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट की सप्लाई करेंगे, कि कितनी हीट दी गई डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो dq इज इक्वल टू NCpdT। अब यहां पर dq की वैल्यू लिखिए, n लिखा, और Cp की वैल्यू हो गई 5/2R इंटू dt। दूसरा वर्क डन, क्योंकि रेशियो पूछा ही है वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब ये हो गया। और दूसरा वर्क डन कितना रहा, यानी dw की बात करें तो dw होता है pdv। p है यहां पे कांस्टेंट। अब आप ये इक्वेशन जानते हैं pv इज इक्वल टू nRT वाली। अगर p कांस्टेंट है यहां, जो कि इस केस में है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो p dv इज इक्वल टू nr dt आपको मिल जाएगा। तो p dv का मतलब है nr dt। तो nr dt ये आपको यहां पर वैल्यू मिल गई। रेशियो जो आपसे पूछा है dw अपॉन dq, तो dw हो गया nr dt अपॉन n 5/2R dt। dt कट गया, r कट गया, n कट गया, 2/5 आंसर आ गया। तो ये 2/5 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सवाल लगेगा और आपको आना भी चाहिए। तो इसको पहले पहचान लेना कि कौन सा प्रोसेस है, फिर उस प्रोसेस के हिसाब से कितनी हीट और वर्क डन बनता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो इसको पकड़ के चलेंगे, आप नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो मैंने पहले करवाया था कुछ ऐसा ही है कि ये डिफरेंट प्रोसेसेस को पहचानना है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम 1, 2, 3, 4।
ये 4 यहां पर दिए हैं और इन्हीं की मैचिंग करनी है। तो समझ लेते हैं हम लोग। पहला वाला देखिए जो चल रहा है, ये वॉल्यूम है इधर और इधर प्रेशर है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो पहला वाला फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, V कांस्टेंट। V कांस्टेंट होने की वजह से ये कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट का जो मैचिंग है वो आइसोकोरिक। देखिए फर्स्ट यानी कि कुछ नाम दिया है क्या, PQRS, तो इसको मैं P लिख देता हूं, प्रोसेस 1 P, इन्होंने P बोला है ना प्रोसेस 1 को। ये देखिए तो P की मैचिंग किससे हो रही है, आइसोकोरिक यानी कि C से। तो ये मैचिंग हो गई C। तो तुरंत आप जब भी एक सही करें देख लें, कभी कभी पहले से ही आंसर निकल आता है। तो P का मैचिंग C से होना चाहिए। तो ये दोनों तो गलत हो गए, इन्हीं दोनों में अब देखना है आगे की कहानी। अच्छा ये चौथा वाला बड़ा सिंपल होता, तो चौथा देख लो आप पहले। तो चौथा किससे मैच कर रहा है, चौथा है कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, P कांस्टेंट। तो ये हो गया आइसोबारिक। अब ये जो था, ये चौथा वाला किससे था, S वाला प्रोसेस था। और ये मैच किससे कर रहा है, आइसोबारिक यानी कि B से मैच कर रहा है। तो इसको B लिख दीजिए। अब ये चेक कर लीजिए कि S B से किस में मैच कर रहा है। तो S B से मैच कर रहा है इसमें, यानी आंसर आपका A होगा। आपको बाकी दो देखने ही ना पड़े, इस तरह कर लिया करिए। समझा तो मैं चारों दूंगा, लेकिन हमेशा स्मार्टनेस दिखाइए कि जैसे ही मैच कर जाए छोड़ दीजिए, बाकी दिमाग फंसाने की क्या जरूरत है, समय बचाइए। ठीक, 2 ही देखते काम बन गया। खैर अब दूसरे और तीसरे प्रोसेस में आप देखिए कि किसका स्लो, हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है इन द केस ऑफ इसमें, तो स्लोप जो एडियाबैटिक होता है वो हमेशा ग्रेटर रहता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। तो मतलब स्टीप होगा जो होगा एडियाबैटिक वाला। तो एडियाबैटिक वाला प्रोसेस कौन सा होगा, 2 नंबर वाला। देखिए स्टीप है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो 2 नंबर वाला हो गया एडियाबैटिक। अब 2 नंबर वाला यहां कितना था, Q प्रोसेस लिखा हुआ है, और एडियाबैटिक यहां क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। तो ये A से मैच कर गया। अब अगला वाला तो लास्ट वाला एक ही बचा जो कि R है, और ये नंबर 3 है जो कि आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसको आप पकड़ के चलेंगे और बना देंगे कि क्या कहानी बन रही है, कौन किससे मैच कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का क्वेश्चन। यहां लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल है मोनोएटॉमिक गैस का है, अंडरगोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV की पावर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हीट कैपेसिटी हमको निकालनी है। देखिए ये जो PV की पावर गामा होता था, ये होता था एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आप पकड़ के चलिएगा, ये प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक, जहां पर गामा होता है CP/CV। इतना आपको नॉलेज जरूर होगा। लेकिन ये गामा की जगह कोई भी आर्बिट्री वैल्यू होने लगे, यानी PV की पावर अल्फा एनी वैल्यू ऐसे लिखने लगे, तो इसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हो जाता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बात इतनी पकड़ में आई। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो आपका हीट कैपेसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला लग जाएगा वो C लगता है, याद कर लें, CV+R/1 - अल्फा। इसको याद करके रखें। अब यहां पर CV जो लेते हो, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है, 3/2R। तो ये हो गई 3/2R मोनो एटॉमिक गैस के लिए। प्लस R, और यहां अल्फा कितना है, ये PV की पावर क्यूब था, तो कंपेयर करोगे तो अल्फा यहां कितना आ जाएगा, 3। तो इसको लिख दीजिए 3। तो ये हो गया 3/2R,
और ये बचेगा -2, तो -r/2, तो ये 1.5 में से एक आ जाएगा केवल r। तो दिस इज योर आंसर, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, शांति से अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, और इसमें बोला है एक गैस इज कंप्रेस्ड, ध्यान रखिएगा कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मली, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो आइसोथर्मली आपने कंप्रेशन किया है वॉल्यूम V से V/2 तक के। फिर लिखा है द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली, फिर हमने वही गैस ली और उसको हमने कंप्रेस किया है एडियाबैटिक प्रोसेस से, फिर अंटिल वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, यानी उसका फिर से वॉल्यूम आधा कर दिया गया है। तो आप एडियाबैटिकली आप लिखें V से फिर V/2 कर रहे हैं। पूछा है कौन सा यहां पर स्टेटमेंट सही होगा, जैसे कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ द वर्क, यानी वर्क की भाषा में हमें समझना है। तो हम ये जानते हैं, ग्राफ इसका ध्यान से देखिए, अगर आप ये V है ये P है, अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है वो स्टीप होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, आइसोथर्मल थोड़ा नॉर्मल चलेगा। तो ये वैल्यू रहती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक, और ये आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो एडियाबैटिक का बड़ा होता है स्लोप आइसोथर्मल से, इसलिए इसको स्टीप किया, इसको थोड़ा लिटा के बनाया। अब अगर यहां पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया अंडर द कर्व देखें, तो एरिया अंडर द कर्व एडियाबैटिक वाले का ज्यादा मिल रहा है, वही वर्क डन होता है। तो हमेशा जो वर्क डन होगा वो इस केस में एडियाबैटिक का आपका वर्क डन बाय आइसोथर्मल आपका ज्यादा हो जाएगा। किस बेसिस पर? एरिया अंडर द कर्व, अंडर दी कर्व, जो कि ए का ये कर्व लिखा हुआ है, एडियाबैटिक वाले का आपका ज्यादा है आइसोथर्मल से। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिकली प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। आप यहां पकड़ पाए होंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन आइसोथर्मल से ज्यादा होएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व एडियाबैटिक का ज्यादा मिल रहा है। नोट कर लें इसे आप। बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटॉमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी along a path AB, इस तरीके से जा रहा है। The change in the internal energy of the gas during the transition is, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है वो आप जानते हैं कि डेल्टा यू का मतलब होता है एन CV इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वरना शुरू ही ना कर पाएंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि यहां पर ये डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए डाई एटॉमिक के लिए CV, डाई एटॉमिक के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 5R/2। तो यहां पर डेल्टा यू की वैल्यू लिखोगे N, CV की जगह हो गया 5R/2, और डेल्टा टी का मतलब लिखेंगे TB माइनस TA, वहां से टेम्परेचर का डिफरेंस। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए आप कि एक फॉर्मूला हमारे पास PV = nRT होता ही है। तो यहां से अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं PV/NR। तो मैं टेम्परेचर को PV/NR से चेंज कर दूंगा। ये रहा N × 5R/2। TB की जगह मैंने डाला प्रेशर एट B और वॉल्यूम एट B/NR। प्रेशर एट A, वॉल्यूम एट A/NR। ये देखिए NR यहां से कैंसिल हो गया, ये NR
इस एनआर को खा गए, 5/2 पीबी वीबी माइनस पीए वीए, ये वैल्यू यहां पर बनी बेटा। अब यहां पे वैल्यू डाल देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये 5/2 या 2.5 लिख दीजिए। प्रेशर पीबी की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपका ये कितना हो गया, पीबी वीबी, पीबी हो गया 5, पहले कौन सा है, बी वाला, ये 2 हो गया, वॉल्यूम 6 हो गया। तो 2 × 10⁻³ × 6, एक बार चेक कर लेते हैं, ये मीटर क्यूब में दे ही रखा है, ये किलो पास्कल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। पीए वीए यहां पर ये 5 है और वॉल्यूम यहां पर 4 है, तो 5 × 10⁻³ × 4, ये वैल्यू मैंने ग्राफ से यहां पर पुट कर दी है। अब ये आप यहां पर करें तो 5/2, ये 10⁻³ देखिए बाहर आ जाएगा, 12 में से 20 घटाओगे तो -8 बटेगा, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो -20 किलो जूल आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया है, -20 किलो जूल, और ये वैल्यू रही यहां पर डी वैल्यू रही, तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां पे। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन, काफी सरल है। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, शुरुआत के वॉल्यूम का कंप्रेशन करके V/2 कर देते हैं, बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच वन ऑफ द प्रोसेसर रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। अब आप ये जानते हैं कि इन सभी प्रोसेस में इसका आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक, क्योंकि उसी का ग्राफ आता है स्टीप स्लोप के साथ। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा V और ये रहा P। अब यहां ग्राफ बनाने जाएंगे ना, तो देखिए यहां पर जो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से V0 का जिक्र करूं और ये V0/2 का जिक्र करूं, एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, अगर आपका वॉल्यूम सेम प्रेशर सेम रखते हो तो यहां से यहां तक A से B पॉइंट तक पहुंचे हो, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। यहां ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, तो एरिया अंडर द कर्व आइसोबारिक का ये हो गया। दूसरा मैं बना रहा हूं मान लीजिए आइसोथर्मल का, इस तरह हो गया, दिस इज आइसोथर्मल। एडियाबैटिक जो होता है उसका स्टीपनेस और ज्यादा होती है और खड़ा कर्व होगा तो वो स्टीप हो जाएगा, और दिस इज एडियाबैटिक। और तीसरा हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन होता ही नहीं है, वो आइसोकोरिक में तो बात ही नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब है डेल्टा V = 0, किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो इस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा WB 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक का तो बात ही नहीं है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं तो चेंज इन वर्क डन नहीं, कम ज्यादा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एरिया अंडर द कर्व एडियाबैटिक के लिए सबसे ज्यादा मिल रहा है, यानी वर्क डन एडियाबैटिक, वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड वर्क डन बाय आइसोबारिक। और लास्ट वाला तो 0 है आइसोकोरिक के लिए। ये किस फंडे पर बेस्ड है, एरिया अंडर दी कर्व इन PV ग्राफ, इस बेसिस पे मैंने ये बात लिखी है, और इसके हिसाब से आपका एडियाबैटिक इज दी फाइनल आंसर, C इज द करेक्ट चॉइस। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां लिखा हुआ फिगर बिलो शोज 2 paths that may be taken by a guest to go from A to C। A से C जाने के 2 रास्ते हैं, इसे A to B और B to C या A to C। 2 रास्ते, A से B जाओ, B से C जाओ, या A से C डायरेक्ट जाओ। इन प्रोसेस AB 400 जूल ऑफ द हीट इज एडेड, यानी अगर मैं AB की बात करूं तो जितना ऐड कर रहे हैं हम वो QAB 400 जूल है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं QAB जो डाटा गिवन है वो 400 जूल है। हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड इन प्रोसेस BC
डेल्टा BC में जो हीट ऐड कर रहे हैं वो 100 जूल है। Heat is system. The heat absorbed by the system in the process AC will be. हमको AC का कितना हीट निकलेगा, एब्जॉर्ब होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम इस पहले A से B, देखिए A और B इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है दोनों रास्तों के, इसलिए इंटरनल एनर्जी A और C पर सेम होगी कोई भी प्रोसेस अपनाएं। तो आप यहां पर एक फंडा इस्तेमाल करेंगे कि इंटरनल एनर्जी AB के बीच, AC के बीच जो होगी वो आपकी सेम होगी दोनों प्रोसेस के लिए, चाहे आप B to C जाएं, मतलब ये 2 बार मैंने लिख दिया है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। तो मैं पहले ABC का रास्ता तय करूंगा। तो पहले मैं जा रहा हूं A to B। A to B अगर आप जाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहे हैं। A to B, V कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया तो यहां पर आपका डेल्टा U बराबर डेल्टा Q हो गया, क्योंकि ये वर्क डन यहां 0 हो गया। इस प्रोसेस में V चेंज ही नहीं हुआ। और QAB कितना था, ये QAB, ये क्या है QAB। तो QAB इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ AB और दिस इज इक्वल टू 400 जूल। इक्वेशन नंबर 1 बात समझ में आ गई होगी आपके, इंटरनल एनर्जी इसी के बराबर हो गई। अब B to C जा रहे हैं। अगला पाथ हमने क्या कैरी किया है, B to C। B to C जाते वक्त आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट लिख देते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस आइसो लिखी दो, P कांस्टेंट, तो मतलब आइसोबारिक, जैसे आपकी जानकारी बढ़ते रहे। अब यहां पर डेल्टा QBC मैंने लिखा, तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई BC और वर्क डन हो गया आपका WBC। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा QBC आपको दे रखा था 100 जूल, तो ये हो गया 100 जूल। ये हमको अभी निकालनी होगी, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो P इंटू डेल्टा V वर्क डन होता है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर है कितना यहाँ, 6 इंटू 10 की पावर 4। तो ये प्रेशर हो गया 6 इंटू 10 की पावर 4, और वॉल्यूम का डिफरेंस ले लेते हैं इन दोनों का। तो ये 4 वाला पॉइंट है, ये देखिए, और ये जो पॉइंट है ये 2 वाला पॉइंट है। तो 4 माइनस 2 या 4 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 3, P इंटू डेल्टा V यहां पर लगा दिया है। अब डेल्टा UBC कितना हो गया, वैल्यू हो गई 100 माइनस, यहां पे आप ये जो वॉल्यूम था बेटा ये -3 में था, तो ये -3 बाहर निकालोगे, ये 4 माइनस 2 2 बचेगा, 6 2 12, और ये बचेगा आपका कितना 10 की पावर 1, तो 120 आ रहा है। तो ये 120 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बची -20 जूल। ये आया डेल्टा UBC। अब AC की बात करें, इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी वो भी लिख लेते हैं। तो ये UAC की बात करो तो ये UAB प्लस डेल्टा UBC, तो शुरू में 400 आई थी, अब ये जोड़ रहे हैं -20, तो ये वैल्यू हो गई 380 जूल। तो हमें AC के लिए इंटरनल एनर्जी मिल गई 380 जूल। अब यहां पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहता हूं, और AC के लिए जगह थोड़ी कम लग रही है, हम A to C अब जा रहे हैं। तो इसके लिए डेल्टा Q AC इज इक्वल टू डेल्टा UAC, जो हमको पता है यहां से, प्लस W जो वर्क डन AC से होगा वो हमको यहां पर रखना है। तो चलिए, ये जो वर्क डन होगा ना, ये एरिया अंडर द कर्व होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो, इसको या तो ये ट्रेपेजियम बना लें या ये रेक्टेंगल समझ लें और ये आपका ट्रायंगल समझ लें।
तो एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वर्क डन मिलेगा। ये देखिए वर्क डन कितना हुआ, ये 4 था, ये 2 था, तो ये 2 का डिफरेंस हो गया और ये भी 2 है। बस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 इंटू 10 की पावर 4 है, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 है। ये होता हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो रहा 2 और हाइट कितनी रही 6 और 2 यानी ये 4। देख पा रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 4। इस यूनिट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ जिससे कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। डेल्टा यूसी कितना था 380 जूल और एरिया निकाल रहे हैं पहले ये रेक्टेंगल वाला 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू ये रहा 10 की पावर 4 प्लस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू हाइट 4 इंटू 10 की पावर 4। बस हो गया सवाल, थोड़ा ध्यान से करना था। अब यहां आते हैं और ये आ गया देखिए 380 जो आप देख पा रहे हैं और यहां पर प्लस वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और एक 10 बचेगा 40 आ जाएगा। यहां से 2 से 2 काट दो तो 40 यहां आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 380 प्लस 80 तो 460 जूल आपका देखिए आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था आपका और 460 जूल देखते हैं किसका आंसर है। तो ये है ए वाले का ऑप्शन, ए इज द करेक्ट वन। तो ये आपका ए यहां पर सही हो जाएगा। मैं पूरा नोट करने का आपको मौका देता हूं जिससे आप अच्छे से पूरा ये नोट कर पाएं बेटा। तो इन सवालों को जरूर करिएगा, ऐसे सवाल आपको हमेशा ही मिलेंगे, कभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो बाकी भी नोट कर लीजिएगा जिससे बातें रह ना जाएं। मेरे ख्याल से मैंने एक एक स्टेप कर दिया है और आप इसको नोट भी कर पाए होंगे जिससे कि पूरी बात आप तक समझ में आ जाए। इसको आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए करेंगे, लिखा है मोनोएटॉमिक। तो पहले ये पकड़ लीजिए क्योंकि अगर कहीं सीवी गामा पामा लगाना हुआ तो मोनोएटॉमिक के हिसाब से लगाया जाएगा। एट ए प्रेशर P हैविंग ए वॉल्यूम V एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम टू V एंड देन एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम ऑफ 16V। देखिए क्या हुआ है, प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, अब आपने इसको 2V कर दिया है और आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मली या आइसोथर्मल प्रोसेस में, और फिर इसको 16V कर दिया है और एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहानी क्या हो रही है। और थोड़ी जानकारी देते हैं। आप जानते हैं कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस निकालते हैं तो इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक की क्या होती है, 2-3 इक्वेशन होती है। एक होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये है यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्योंकि यहां गामा आ गया है तो उसके लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। याद होनी चाहिए आपको, ये लिख लिया। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज गामा 5/3 लिखा हुआ है। तो फाइनल प्रेशर, यहां पे जो प्रेशर है ये हमें निकालना पड़ेगा, P' लिख देते हैं, ये प्रेशर चाहिए। पहले कहानी के लिए केस 1 यानी कि आइसोथर्मल के लिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए हमने क्या लिखा, PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। सिंपल सी बात, P1 क्या है, P था, वॉल्यूम V था, अब P2 रहा प्रेशर और वॉल्यूम हो चुका है 2V। तो यहां से P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2V, आधा प्रेशर हो गया। तो यहां पर जो था प्रेशर ये P/2 हो चुका है, ये हमने निकाल लिया है। अब यहां से यहां तक जब बढ़ोगे एडियाबैटिकली तो ये इक्वेशन काम आएगी। अब लिख दीजिए फॉर एडियाबैटिक, तो यहां PV की पावर गामा, प्रेशर कितना है P/2, ये PV की पावर यहां लिखो
कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये कहानी, ये जो कांस्टेंट रहता है, जैसे तुम समझ पाओ आसानी से। तो P1 यानी P/2, वॉल्यूम हो चुका है 2V, और 2V की पावर गामा, गामा 5/3 है क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है। P2 हमको निकालना है, मैं P2 P डैश कर देता हूं, चलो P डैश लिखा है, और V2 यहां कितना हो जाएगा 16V पावर 5/3। बस ये क्वेश्चन बनी है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं उठाकर यहां ले आता हूं और यहां सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो P डैश कितना हो जाएगा बेटा, P/2 और 2V/16V का पावर 5/3, ये रहा P/2, और यहां हो गया 1/8 की पावर 5/3। और आगे बढ़ें तो P/2 और यहां लिख सकते हो 1/2 का क्यूब का पावर 5/3। ये 3 इससे कट जाएगा, आप जानती हैं पावर को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P/2 इंटू 1/2 की पावर 5 आ गया। अब ये देखिए 1/2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 और 4 16, और 16 से 2 बार 32, ये 32 आएगा, इंटू 2 64 आ जाएगा। तो ये P/2 इंटू 1/32 यानी P/64, ये आपका आंसर आ गया है। ये ऊपर वाले से थोड़ा मैं लाइन खींच देता हूं, वरना आप इसी में समझ लेंगे इसको। तो ये अलग बात है और ये आंसर है, और P/64 इज द C इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से C आंसर आपका हो जाएगा। सवाल अच्छा था और इससे क्लैरिटी भी मिलती है, और बच्चों को सीखेंगे भी और समझे रहेंगे तो कर पाएंगे ये क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और पढ़ने वाले बच्चे इसको करेंगे नोट कर लो इसको। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा 2014 का सवाल, और यहां पर देखिए क्या लिखा है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, ABCDA as shown in the figure. The work done by the system in the cycle is, देखिए जब साइकिल सिस्टम होता है तो एरिया अंडर द साइकिल इज नोन एज ए वर्क डन। तो एरिया अंडर द साइकिल, इन द साइकिल लिख दीजिए, तो एरिया अंडर द साइकिल ये हो जाएगा वर्क डन। ये पहला कॉन्सेप्ट जो आप जानते होंगे, मैं रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं साइक्लिक में ऐसे, तो ये पॉजिटिव लेते हैं आप एरिया वर्क डन। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे, तो आप निगेटिव लेते हैं वर्क डन। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर ये दो साइकिल बन सकती हैं, देखें तो इसको कुछ नाम देना हो तो इसको पॉइंट को ABCDE बोल देते हैं। AED, ये देखो एक साइकिल, एक ऊपर वाली साइकिल। तो मैं यहां पर लिखता हूं वर्क डन AEDA। ये कैसे मूव किए हो, इस साइक्लिक ऑर्डर में मूव किए हो तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। पॉजिटिव एरिया ऑफ AEDA, बेसिकली ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहां से यहां तक, विच इज V0, और हाइट कितनी है यहां से यहां तक, 2P0 में से P0 घटाओ तो P0। अब इसी तरीके से वर्क डन निकालो ऊपर वाले का। ये तो यहां पर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, BCEB। तो BCEB ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PCE, तो माइनस हाफ, फिर बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, वही V0 के बराबर। हाइट कितना है,
3p0 में से 2p0 घटा दो तो p0 बचा, यानी फिर p0। अब दोनों वर्क डन को आप जोड़ दोगे यहां पर, नेट वर्क डन। तो जब आप ऐड करोगे WAEDA प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, BCEB, तो ये हो गया प्लस हाफ V0 P0 माइनस हाफ V0 P0, और ये आपका आ गया 0। तो ये वर्ड्स में लिखा है, तो ये 0 हो गया आपका आंसर, विच इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए, यहां से टू स्टेट सी, ये स्टेट सी में जा रहे हैं, बाई 2 पास, ADC जा रहे हो और ABC जा रहे हो, ABC से जा रहे हो, A से C जा रहे हो। यहां द इंटरनल एनर्जी एट A इज UA इज इक्वल टू 10 जूल, यहां पर दे रखी है 10 जूल, यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो स्टेट वेरिएबल, मतलब जिस फाइनल इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। तो ये रहा 10 जूल। अलोंग द पाथ ADC DQ1, ये जो कि ADC है, इसकी वैल्यू 50 जूल है, एंड वर्क डन यहां कितना है, ADC 20 जूल। वेयर एज अलोंग द पाथ ABC हीट एब्जॉर्ब कितनी है, ABC, ये 36 जूल है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग, ये हमें DWABC निकालना, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो पहले वाले के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहां के लिए लगा दो, तो ये वैल्यू आप जानते हो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और ये कहानी कहां की है, फॉर ADC, जो पाथ आपने पकड़ा है। तो ये हो गया आपका ADC कितना दे रखा है, 50 जूल। ये डेल्टा U है, डेल्टा U को लिख सकते हो UC माइनस UA, इंटरनल एनर्जी UC पर और ये UA पर। डेल्टा W कितना हो गया, यहां पर दे रखा है 20 जूल, तो ये रहा 20 जूल। तो ये UC माइनस UA, 50 में से 20 गया, बचा 30। अब यहां पर UA दे रखा है 10 जूल, ये गिवन है, तो UC माइनस 10 बराबर 30, तो UC की वैल्यू कितनी हो गई, 40 जूल। तो देखिए UC भी आप निकाल लिए हैं, कोई भी परेशानी है नहीं। अब डेल्टा UAC निकाल लो, तो UC माइनस UA, जो कि यहां 30 जूल आई थी, इसका हमें इस्तेमाल पड़ेगा जब हम ABC जाएंगे। अब ABC जाना शुरू करो, ABC पाथ के लिए, तो डेल्टा Q ABC डेल्टा U AC प्लस डेल्टा W ABC, डेल्टा Q ABC आपको दे रखा है 36 जूल, तो लिख दो यहाँ पे 36 जूल बेटा। ये 30 जूल ऊपर से निकला है, वर्क डन निकालना था, आ गया वर्क डन कितना, 6 जूल। यही आपका आंसर हो गया, 36 में से 30 गए, 6 जूल इज योर आंसर। और यहां पर 6 जूल का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे सवाल काफी आते हैं, पढ़ के रखिए, आसान होते हैं। थोड़ा सा एक बार 2-4-5 सवाल पे प्रैक्टिस बन जाएगी, PYQ ही कर लेंगे तो अंदाजा लग जाएगा आपको, और सवाल निकलने लगेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। लिखा है ए गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल A to B to C to A to B to C to A as shown, what is the net work done by the gas। अब ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब जानते थे कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपका क्लॉकवाइज अगर आप घूम रहे हैं तो वर्क डन लेते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वर्क डन आप लेते हैं निगेटिव। याद करके रखें इतना। यहां पर जो घूम रहे हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। एरिया अंडर द साइकिल ऑफ द साइकिल,
ए बी सी ए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो हाफ लिखिए, बेस लिखिए ए सी, ये 7 है, देखिए 7 में से 2 गए और पावर भी 10 की पावर -3 से ही है, बेस हो गया। हाइट की बात करें BC, तो ये 6 में से 2 गए तो 4 बचा और ये 10 की पावर 5 में है, तो ये 6 - 2 इंटू 10 की पावर 5 हो गई वैल्यू, तो ये हाफ हो गई, ये 5 आ जाएगा, पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लिखा है, इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5। अभी 2 से काटोगे 2 बचेगा, ये आ जाएगा 10 और 10 यहां आ गया, 2 यहां बचा, 10 की 3 जीरो आ गए, ये आपका आंसर आ गया। 1000 आराम से करके देखिए, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी, एक एक स्टेप में आपको सिखा दे रहा हूं, शानदार तरीके से आप सीख पाएंगे। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। यहां पर इस तरह का रिलेशन बिल्डअप हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडियाबैटिक प्रोसेस में के अंदर। बताना है CP/CV का, गैस का द रेशियो ऑफ CP/CV, CP/CV गामा होता है, तो गामा बराबर CP/CV में बताना है कितना है। ठीक है, अब ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी 2-3 तरह से इक्वेशन होती है, एक PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरी एक और होती है जो टेम्परेचर प्रेशर में होती है, T की पावर गामा और P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एडियाबैटिक की प्रोसेस है, आप जो PV इक्वल टू nRT होता है उससे निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप को भी। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मेट में इसको लेके आना चाहते हैं, तो अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये आ गया 1/T की पावर गामा, नीचे इसको नीचे कर दिया आपने, फिर लिख दो 1 माइनस गामा, ये रहा कांस्टेंट, और ये T की पावर माइनस गामा, इसको और ऊपर ले जाते हैं, केवल P ले लो तो 1 माइनस गामा अपॉन में चला जाएगा, इधर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, पावर आवर कुछ भी लगा दो, कांस्टेंट तो बदलता नहीं, ये T की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा आ गया, है ना। जैसे P की कहीं पर लिखे रहते हो x की पावर 3 इज इक्वल टू 5, तो x लिखते हो तो 5 की पावर 1/3 लिख देते हो। ऐसे ये P की पावर यहाँ पे 1 माइनस गामा था, तो यहाँ गया तो 1/1 माइनस गामा हो गया। एलजेब्रा थोड़ा पावर वाला बता दिया जिससे कंफर्टेबल रहे आप। अब इसको, ये जो इक्वेशन थी इससे कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या आया, P इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर माइनस गामा 1 माइनस गामा, और ये रिलेशन हमको दे रखा था, तो ऑन कंपेयरिंग हमें चीजें क्या मिल गई, माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर 3, कंपेयर करने पे, तो माइनस गामा बराबर 3 माइनस 3 गामा, 3 इधर ले लोगे तो मिलेगा 2 गामा बराबर 3, यानी गामा की वैल्यू हो गई 3/2, और यही होता है CP/CV। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया है, जो कि वैल्यू आई है 3/2, ये B की वैल्यू आ गई 3/2। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, शांति से इसको नोट कर लें, दिमाग में भी फंसा के रखें, नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, और अगर जिन बच्चों ने फॉर्मूले अच्छे से याद करते हैं वो तो देख के ही सवाल कर देंगे। Which of the following relations does not give the equation of an adiabatic process? Adiabatic process बहुत पूछा जाता है आपसे। Where terms have their usual meanings? तो देखिए PV की पावर गामा एडियाबैटिक इक्वेशन की कहानी कहता है। P1 माइनस गामा T की पावर गामा, ये भी एडियाबैटिक है। TV की पावर गामा -1, ये भी एडियाबैटिक है, और ये D वाला एडियाबैटिक नहीं है। तो जिसने फॉर्मूले याद कर रखे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो खट से बता देगा। मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूं एडियाबैटिक के लिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं और बेहतर प्रदर्शन करें। VP की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो एडियाबैटिक की होती ही है,
ये आप जानते ही हैं। और एक इक्वेशन होती है हमारी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। कुछ नहीं करना, एक बार P चेंज करो, एक बार V चेंज करो। तो इस इक्वेशन में यहां से मैं P की वैल्यू निकालूं अगर, तो nRT अपॉन V लिख सकते हो। और अगर यहां से मैं V निकालूं तो nRT अपॉन P लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन में एक बार मैं P को गायब कर रहा हूं, nRT अपॉन V लिख दीजिए। फिर ये रहा V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए V की पावर चला गया गामा -1 यहां, तो ये हो गया nRT V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। nr तो कांस्टेंट ही होता है, इसको इधर भेज दो, तो ये वैल्यू क्या हो गई, TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए कांस्टेंट अपॉन nr आएगा, वो भी तो एक नया कांस्टेंट है। तो ये एक रिलेशन आ गया एडियाबेटिक का, और जो आपको याद होना चाहिए, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर जितना कम वर्किंग करनी पड़े उतना ही आपके लिए बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बार क्या करें आप, यहां हमने देखिए उड़ाया था P, अगली बार V गायब कर दीजिए। ये देखिए इसी से हमने पकड़ा और V की जगह ये जो लिखा है nRT अपॉन P लिख दिया और पावर गामा इसी इक्वेशन में पुट कर दिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए ये आ गई वैल्यू P और नीचे गामा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, देख पा रहे होगे आप, ये गामा नीचे है ना, तो इसके 1 माइनस गामा, और ये रहा nR गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये देखिए P 1 माइनस गामा और T की पावर गामा, ये दोनों इधर जाएगा तो वो भी कांस्टेंट है। तो ये एक और इक्वेशन आपको बन गई, आपको दिखाई पड़ रहा है P 1 माइनस गामा, T की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट, PV की पावर गामा, ये सब एडियाबेटिक की हैं। चौथी वाली एडियाबेटिक की नहीं मिलेगी, क्योंकि P की पावर गामा -1 इंटू T की पावर गामा होता है, ये उल्टा लिखा है। तो ये आंसर आपका D होगा। इस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जिससे याद ताजा हो जाए, और लेकिन ये सब करना नहीं है आपको, ये मैंने समझाया है, आप ये याद कर लेंगे जैसे झट से सवाल कर सकें, क्योंकि वहां वर्किंग जितनी कम करनी पड़े उतना बेहतर होगा नोट करने से आप। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिजिक्स को आसान भाषा में पढ़ने के लिए और नीट में 150 प्लस स्कोर करने के लिए फिजिक्स में आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग भाषा में, आसान भाषा में फिजिक्स आपको मिलेगी, क्रिस्प एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।